हेलो एवरीवन, सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू रेशियो दैट इज एक्टिविटी रेशियो। अपन को मालूम होना चाहिए कि हमारे इस चैप्टर में अकाउंटिंग रेशियो के अंदर कितने टाइप के रेशियोस हमको पढ़ना होते हैं। अकाउंटिंग रेशियो के अंदर हमें 4 टाइप के रेशियोस के बारे में पढ़ना होता है। आपको मालूम है ना, ठीक है। 4 टाइप के रेशियो के बारे में पढ़ना होता है। कौन कौन सा? सबसे पहला हमारा आ जाता है लिक्विडिटी रेशियो, फिर उसके बाद हमारा आ जाता है कौन सा? सॉल्वेंसी रेशियो, फिर उसके बाद आपके आ जाता है कौन सा? एक्टिविटी रेशियो, जिसको अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है, एक्टिविटी रेशियो। और फिर उसके बाद आ जाता है फाइनली कौन सा? प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। उसके बाद क्या आ जाता है? प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, है ना, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, ठीक है। तो लिक्विडिटी रेशियो के अंदर 2 रेशियो हमको पढ़ना होते हैं, दैट इज करंट रेशियो एंड लिक्विड रेशियो, ठीक है। और सॉल्वेंसी रेशियो के अंदर 4 रेशियोस हमने पढ़ना होते हैं और वो चारों के बारे में अपन अच्छे से डिटेल में पढ़ चुके हैं। एक्टिविटी रेशियो के अंदर भी अपन को 4 रेशियोस के बारे में पढ़ना होगा, उसके बारे में आपको अभी बताता हूं, ठीक है। और फिर इसके बाद अपन प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो स्टार्ट करेंगे, उसके अंदर हमें 5 रेशियो उसके बारे में पढ़ना होता है, ठीक है। अभी अपन स्टार्ट कर रहे हैं क्या? एक्टिविटी रेशियो, ठीक है, जिसके अंदर 4 रेशियोस हैं। अब एक्टिविटी रेशियो का ये रहा पहला क्वेश्चन, और जो 4 रेशियो एक्टिविटी रेशियो के अंदर आते हैं उसके बारे में मैं आपको बताता हूं। अकाउंटिंग रेशियो, एक्टिविटी रेशियो, देन इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो से अपन स्टार्ट करेंगे। लेकिन पहले एक बार ये देख लो कि एक्टिविटी रेशियो के अंदर कौन कौन से रेशियोस आते हैं। एक्टिविटी रेशियो के अंदर 4 टाइप के रेशियोस होते हैं। सबसे पहला कौन सा? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, दूसरा ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, थर्ड ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो, एंड द फोर्थ वन इज वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, ठीक है। वी आर स्टार्टिंग विद इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ठीक है। अब इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूं। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला हो जाता है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला हो जाता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री, ठीक है, डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। अब ये जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, इसका मतलब पता है क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, थोड़ा सा नाम से समझो। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, हमने सामान को बेचा, उसको बनाने में जो हमारा कॉस्ट आया, है ना, नाम से हमको समझ में आ रहा है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब क्या हो गया कि मान लो आप क्या कर रहे हो, आपने क्या करा, 10 लाख रुपए का सामान बेचा, ठीक है। आपने क्या करा भाई, आपने सेल्स करी है कितने की? 10 लाख रुपए की। कितने की सेल्स कर डाली भैया? 10 लाख रुपए की सेल्स कर डाली है। अब ये 10 लाख रुपए की आपने सेल करी है, मतलब ऑफकोर्स सी बात है आपने सामान को बेचा होगा, ठीक है। आपने क्या करा, आपने गुड्स को क्या कर दिया होगा? सेल्ड कर दिया होगा, ठीक है। आपने कितने का सामान बेचा? 10 लाख रुपए का। ये 10 लाख रुपए का सामान आपने अगर बेचा है तो इसको बनाने में कोई ना कोई आपकी लागत आई होगी, ठीक है, कोई ना कोई आपकी लागत आई होगी, है ना। आपने जो है रॉ मटेरियल्स परचेज करा होगा, आपने लेबर्स आए होंगे तो लेबर्स मशीन वगैरह चलाते हैं, उनको आपने वेजेस वगैरह दिए होंगे, ठीक है। आपके पास ऑलरेडी कुछ स्टॉक पड़ा होगा पुराना, है ना। तो ये सारी हमारी क्या है? ये सारी हमारी लागत है, ठीक है। और इन्हीं सबको जब हम मिला देते तो इसी को बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। जब हम इन्हीं सब लागत को, ये सब जो हमारे इनपुट जा रहे हैं, हमारे जो खुद की जेब से जो पैसा जा रहा है, हम उसको बोल देते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का एक सिंपल सा फॉर्मूला है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का एक सिंपल सा फॉर्मूला है। आपने ये फॉर एग्जांपल आपने ये फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट करा और आपके स्टार्टिंग में ओपनिंग स्टॉक कुछ पड़ा हुआ था। क्या था? आपके स्टार्टिंग में ओपनिंग स्टॉक पड़ा हुआ था, ठीक है। तो ओपनिंग स्टॉक तो अब लग जाएगा ना भाई, ठीक है। जैसे अगर मान लो 10,000, जैसे 50,000 रुपए का ओपनिंग स्टॉक था, तो वो तो स्टॉक तो अब खर्च होने वाला है, ठीक है, सामान को बनाने में, तभी तो बिकेगा सामान। ओपनिंग स्टॉक लग गया, फिर आपने क्या करा, अब ऐसा तो है नहीं कि पिछले साल का बचा हुआ स्टॉक, दैट विल बी कॉल्ड एज ओपनिंग स्टॉक फॉर अस, ठीक है, दिस ईयर। तो यहां पर पिछले साल का जो ओपनिंग स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक क्या होता है? पिछले साल का जो क्लोजिंग स्टॉक बच गया वो इस साल के लिए ओपनिंग स्टॉक कहलाया जाएगा, है ना। तो ऐसा जरूरी तो नहीं है कि पिछले साल का जो क्लोजिंग स्टॉक बचा है वो ही हम इस पूरे साल यूटिलाइज कर ले। मतलब मान लो मुझे 10 लाख रुपए तक का सामान बनाना है और मेरे पास ओपनिंग स्टॉक कितना पड़ा था? केवल 50,000 का ही पड़ा था,
ठीक है, कितने का पड़ा था, केवल 50,000 का पड़ा था। तो मैं मार्केट गया और मैं 2 लाख का सामान और परचेज करके ले आया। ठीक है, तो उसको हम किसके अंदर लिखेंगे, उसको हम परचेज के अंदर लिखेंगे। ठीक है, उसको हम किसके अंदर लिखेंगे, उसको हम परचेज के अंदर लिखेंगे। ठीक है, चलो और डिटेल में एग्जांपल से अपन समझते हैं। मैंने क्या करा, मैंने ब्रेड्स बनाई है कितने की, 10 लाख रुपए की। कितने की, 10 लाख रुपए की। ठीक है, अब ब्रेड्स मैंने बनाई है 10 लाख रुपए की और मैं उसको मार्केट में बेच के भी आ गया हूं। ठीक है, अब मार्केट में अगर मैं इसको बेच के आया हूं तो मैं ये देख रहा हूं कि यार मेरी खुद की जेब से कितना पैसा लग गया था। ठीक है, तो पिछले साल का जो फ्लोर होता है ना, आटा लगता है ब्रेड बनाने के लिए, तो पिछले साल का स्टॉक मेरे पास पड़ा हुआ था किसका, फ्लोर का, 50,000 रुपए तक का। मैंने बोला यार इतने से आटे में बहुत सारी ब्रेड तो बन नहीं पाएंगी, तो मैं क्या किया, मैं मार्केट गया, मैंने और आटा खरीद के ले आया, मैं और परचेसेस करके ले आया। ठीक है, और रॉ मटेरियल खरीद के ले आया, तो और रॉ मटेरियल खरीद के ले आया। अब मैं तो बैठूंगा नहीं यार, मैं तो ओनर हूं, मैं थोड़ी ना बैठूंगा ब्रेड बनाने, तो मैंने लेबर्स को भी बुलवाया। ठीक है, मैंने क्या करा, मैंने लेबर्स को भी बुलवाया और लेबर्स को भी पैसे दिए, वेजेस वगैरह दिया। ठीक है, और मशीन वगैरह चल रही थी, तो मशीन में फ्यूल वगैरह डालना था। ठीक है, मशीन बनती है ना, अब हाथ से थोड़ी ना बनाएंगे, तो मशीन चल रही है फैक्ट्री के अंदर, उसके अंदर फ्यूल लग रहा है, इलेक्ट्रिसिटी लग रही है फैक्ट्री के अंदर, तो ये सारे खर्चे भी मैंने दिए। इन खर्चों को क्या बोलते थे, ये 11th क्लास में हमने पढ़ा है, इन खर्चों को क्या बोलते थे, जल्दी से एक बार याद करो, इन खर्चों को क्या बोलते थे अपन, वेजेस, फ्यूल, ठीक है, लाइटिंग, याद करो जल्दी से। ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर हमने पढ़ा था डायरेक्ट एक्सपेंस, सही सोच रहे थे, डायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, डायरेक्ट एक्सपेंस, इन खर्चों को हम क्या बोल देते थे, डायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, तो ये हमारी जेब से पैसा खर्च हो गया। ठीक है, और क्या देखता हूं मैं कि साल के एंड में मेरा कुछ क्लोजिंग स्टॉक बच भी गया है। ठीक है, साल के एंड में मेरा कुछ क्लोजिंग स्टॉक बच भी गया है। ठीक है, तो मान लो मैंने क्या करा, मैंने ओपनिंग स्टॉक, पिछले साल का 50,000 रुपए का ओपनिंग स्टॉक था। ठीक है, और मैं 2 लाख रुपए का सामान और ले आया। ठीक है, 2 लाख रुपए का सामान और ले आया, और डायरेक्ट एक्सपेंस, ये वेजेस और ये फ्यूल और ये मशीनरी, इसमें मेरा 50,000 रुपए लग गया। ठीक है, और 20,000 रुपए का क्लोजिंग स्टॉक भी बच गया, जो कि अगले साल काम आएगा। तो कुल मेरी जेब से पैसा गया कितना, कुल मेरी जेब से पैसा देखो, 2.5 लाख, 3 लाख में से 20,000 माइनस कर दो, 2,80,000। कुल मेरी जेब से पैसा कितना गया, कुल मेरी जेब से पैसा गया कितना, 2,80,000। कितना गया है, 2,80,000। क्लियर है। मैंने कमाई कितने की करी, मैंने कमाई करी है 10 लाख रुपए की। ये मेरा क्या है, ये मेरी सेल्स है, ये मेरी सेल्स है। इसको मैं क्या बोल सकता हूं, इसको मैं बोल सकता हूं कि दिस इज आर सेल्स। ठीक है, या इसको मैं क्या बोल सकता हूं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है बेटा, ये जो वर्ड्स बदल के आते हैं, इसकी वजह से आपको ऐसा लगता है कि क्वेश्चन टफ है। नहीं, क्वेश्चन टफ नहीं है, बस वो वर्ड्स का मतलब सिनोनिम्स पढ़े ना अपन ने बचपन में, है ना, बस वही है, पर्यायवाची है। ठीक है, सेल्स, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मेरा कितना था, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मेरा था 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपए की सेल्स कर दिए मैंने। ठीक है, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, ये क्या हो गया, ये मेरा कहला गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्लियर है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, या इसका दूसरा नाम हो सकता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। क्या हो सकता है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, मतलब मैंने जो भी सेल्स करी है, उसका कॉस्ट क्या आया मुझको। ठीक है, उसका कॉस्ट क्या आया। क्लियर है। तो यहां पर एक फॉर्मूला सिंपल सा बन गया, और ये फॉर्मूला बेटा आप रटो नहीं, आप इसको समझो तो भी आपको याद हो जाएगा कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, अच्छा कुछ फॉर्मूले और होते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के, वो मैं आपको बता देता हूं। देखो जरा, यहां पर आपका ग्रॉस प्रॉफिट कितना हुआ होगा। अगर आपने 10 लाख रुपए कमाए, ठीक है, आपने कितने कमाए हैं, 10 लाख रुपए कमाए हैं, और ठीक है, आपने कितना कमाया, 10 लाख रुपए कमाया, और आपकी जेब से लग कितना गया, आपकी जेब से लग गया कितना, 2,80,000 रुपए। ठीक है, कितना लग गया है, 2,80,000 रुपए लग गया है। तो अगर आपकी जेब से 2,80,000 रुपए लग गया, तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट कितना आया। ठीक है, चलो निकालते हैं भाई। ग्रॉस प्रॉफिट हम कैसे निकाल लेते हैं,
ग्रॉस प्रॉफिट हम ऐसे निकाल लेते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इज इक्वल टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, है ना। मतलब कि आपने सामान बेचा कितने में, आपने सामान बेचा 10 लाख रुपए में, बोलो हाँ, ठीक है। और आपका खर्चा कितना लग गया भाई, आपका खर्चा लग गया 2,80,000 रुपए, ठीक है। खर्चा कितना लग गया, 2,80,000 रुपए। तो अब आप ग्रॉस प्रॉफिट निकालोगे। सर आप ये कहां भटक गए हो, हमको रेशियो के बारे में पढ़ा दो यार। अरे रेशियो के बारे में ही पढ़ रहे, क्वेश्चन आएगा अभी ऐसे ही, ठीक है, घुमाएगा आपको क्वेश्चन। तो आपको ध्यान रखना है कि फॉर्मूला हमने ऐसे ऐसे सीखा था, रटना नहीं है फॉर्मूला, समझ जाओगे आसानी से, इसलिए मैं बता रहा हूं इतनी डिटेल में। ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू 10 लाख माइनस 2,80,000। इसका आंसर कितना आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट हमारा कितना आ जाएगा, जल्दी से बताओ मुझको। ग्रॉस प्रॉफिट हमारा आ जाएगा, इधर अपन निकाल लेते हैं, 2 लाख माइनस करा 8,80,000 और माइनस करा 7,20,000, ठीक है। तो ग्रॉस प्रॉफिट हमारा कितना आ गया, 7,20,000 आ गया, ठीक है। चलो अब ध्यान से देखो और मुझे बताओ कि अगर आपके पास रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी है, ठीक है, अगर आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट भी है, मतलब ये भी पता है ये भी पता है, लेकिन आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं पता है, तो कैसे निकालोगे भाई, कैसे निकालोगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी मालूम है, आपको ग्रॉस प्रॉफिट भी मालूम है, तो देखो आप कैसे करोगे, मैं आपको बताता हूं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का यहीं से एक नया फॉर्मूला भी निकल जाता है, COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को आप COGS लिख सकते हो अपनी रफ कॉपी में, फाइनल की कॉपी में नहीं, ठीक है। ओके, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को, ये माइनस है ना, इसको उठा के आप यहां ले आए तो पॉजिटिव हो गया। फिर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से आपने क्या करा, आपने ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है, ये जो पॉजिटिव में था इस साइड, है ना, पॉजिटिव में था, उस साइड जाके क्या हो जाएगा, नेगेटिव में हो जाएगा। तो एक फॉर्मूला यहां से और बन गया, एक फॉर्मूला यहां से और बन गया, किसका, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूला आप फटाक से इसको कॉपी कर लो लिखने के पहले, ठीक है, लिखने के पहले मतलब सॉरी क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले आप जल्दी से इसको कॉपी कर लो। लिखने के पहले आप कैसे लिख सकते हो यार, कुछ भी है, अजीब टास्क है ये तो, ठीक है। तो यहां पर ये दोनों फॉर्मूला आप जल्दी से फटाक से कॉपी कर लो, और फिर इसके बाद ये रहा बड़ा सा फॉर्मूला, ठीक है, एक ये फॉर्मूला COGS का, क्लियर है। और इसके बाद कहां पर है अपन ने, हाँ, यहां से स्टार्टिंग करी थी, तो इसको जल्दी से लिख लेना कि एक्टिविटी रेशियो 4 टाइप के होते हैं। अपन स्टार्ट कर रहे हैं इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला ये होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। ये एवरेज इन्वेंट्री क्या है ये तो बताया ही नहीं यार। तो एवरेज इन्वेंट्री, अबे रुक जाओ, क्वेश्चन भी बताता हूं मैं। एवरेज इन्वेंट्री मतलब पता है, इन्वेंट्री मतलब होता है स्टॉक, स्टॉक का पर्यायवाची है इन्वेंट्री, ठीक है। एवरेज इन्वेंट्री मतलब क्या, कि आपने जब ईयर स्टार्ट करा, ठीक है, आपने जब ईयर स्टार्ट करा उस समय आपकी ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी थी, जब आपने अपना ईयर एंड करा तब क्लोजिंग, सॉरी इन्वेंट्री को मैंने P लिख दिया, ठीक है। तो ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी थी, जब आपने ईयर को एंड करा तब आपके पास क्लोजिंग इन्वेंट्री मतलब क्लोजिंग स्टॉक कितना था, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक कितना था, क्लोजिंग स्टॉक या उसको इन्वेंट्री अपन लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय 2, कुछ नहीं है, एवरेज निकालना है यार, एवरेज प्लस करना है, डिवाइड करना है नंबर ऑफ टर्म्स से, ठीक है। तो ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2, तो ये निकल जाता है अपना एवरेज इन्वेंट्री, ठीक है। फिर इसके बाद कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का हमने ये फॉर्मूला देखा, एग्जांपल के साथ लिखना बेटा, एग्जांपल के साथ लिखना। फिर इसके बाद अपन ने एक फॉर्मूला और देखा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का, ये वाला, ठीक है। ओके, मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो जरा, ये रहा 24 नंबर का क्वेश्चन। कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो फ्रॉम द डेटा गिवन बिलो। अब इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला अपन को मालूम है, ठीक है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला अपन को मालूम है, क्या होता है फॉर्मूला, सॉल्यूशन इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। अच्छा आप लोग बताओगे, बताओ जल्दी से, क्या होता है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला। ओके, सुनाई दे रहा है मुझको। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू क्या होता है, क्या होता है, सुनाई नहीं दिया बेटा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय
कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री, ठीक है, डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला हो जाता है। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री, तो यहां पर हम पहले तो एवरेज इन्वेंट्री निकाल लेते हैं, ये थोड़ा सस्ता है, अच्छा है ये, ठीक है, सस्ता मतलब जल्दी आ जाएगा। तो एवरेज इन्वेंट्री इन्वेंट्री इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, ठीक है, मतलब ये ओपनिंग स्टॉक है हमारा, ठीक है, और इन्वेंट्री एट द एंड ऑफ ईयर ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक है, ठीक है। तो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा भाई। चलो निकाल लेते हैं जरा। एवरेज इन्वेंट्री हम कैलकुलेट करेंगे। एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल टू ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री, ठीक है, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइड कर दिया इसको 2 से, हमारा आंसर आई गवा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 20,000 हमारी ओपनिंग इन्वेंट्री थी और 10,000 हमारी क्लोजिंग इन्वेंट्री थी। तो 20,000 प्लस 10,000 डिवाइडेड बाय 2, 20,000 प्लस 10,000 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 30,000 डिवाइडेड बाय 2, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 15,000। कितना हो जाएगा, ये 15,000 हो जाएगा। ये तो हमारी एवरेज इन्वेंट्री निकल के आ गई। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी तो निकालना है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का हम यहाँ पे कौन सा वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं? क्या हमको वो दिया हुआ है, वो बोले तो ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है? नहीं, कहीं दिख रहा है ग्रॉस प्रॉफिट? नहीं, तो हम कौन सा वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे वो बड़ा वाला। तो बड़ा वाला जो फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे सिंपल है, ठीक है, सिंपल है। क्या था उसमें? हम देखते थे कि हमारा ओपनिंग स्टॉक कितना है, ओपनिंग स्टॉक भी तो हमारा खर्चा हुआ, फिर हम देखते थे हमारा परचेजेस कितना है, फिर हम देखते थे हमारे डायरेक्ट एक्सपेंस कितने हैं, उसमें से हम क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर देते थे, ठीक है। यही फॉर्मूला था। एक बार मैं दोबारा लिख के आपको बताता हूं क्या फॉर्मूला था। तो यहां पे COGS, ठीक है, COGS बेटा पूरा लिखना क्वेश्चन पेपर में, ठीक है। मैं जल्दी लिखूंगा तो टाइम वेस्ट होगा थोड़ा, इसलिए। ओके, तो क्या था फॉर्मूला? फॉर्मूला था परचेजेस प्लस परचेज करा। अच्छा, परचेज तो हमारा रुक जाओ सीक्वेंस में लिखेंगे अपन, तो अपन को याद रहेगा। ओपनिंग स्टॉक, ठीक है, ओपनिंग स्टॉक, ध्यान देना, ओपनिंग स्टॉक, हमारे पास ओपनिंग स्टॉक था, ठीक है, साल के स्टार्टिंग में, प्लस ओपनिंग इन्वेंट्री है ना, प्लस परचेजेस, हमने कुछ परचेज भी करा है, ठीक है, प्लस कुछ परचेज भी करा है। देखो जरा इधर मैं आपको बताता हूं, ये परचेजेस करा है 50,000 का। अच्छा, ये कैरीज इनवर्ड क्या है भाई? कैरीज इनवर्ड मतलब क्या होता है? इट्स अ डायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है, हम रॉ मटेरियल्स मंगवा रहे हैं और भाड़े का हमने पैसा दिया है, तो कैरीज इनवर्ड, ठीक है, तो इट्स अ डायरेक्ट एक्सपेंस। इसके बाद बस यही एक डायरेक्ट एक्सपेंस है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम कैरीज इनवर्ड को भी ऐड कर देंगे। ये तो हमारी जेब से पैसा लग गया, कैरीज इनवर्ड, और कुछ स्टॉक हमारे पास बच भी गया, तो उसको हम क्या कह देते हैं? क्लोजिंग स्टॉक कह देते हैं, उसको हम माइनस कर देंगे, ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक, क्लियर है, उसको हमने माइनस कर दिया क्लोजिंग स्टॉक को। अब देखो जरा, ओपनिंग स्टॉक हमारे पास कितना था? ओपनिंग स्टॉक हमारे पास था, ओपनिंग स्टॉक बचो हमारे पास 20,000 रुपए का था, फिर परचेजेस 50,000 थी, चलो लिख देते हैं यहीं पर। ओपनिंग स्टॉक जो है वो कितने का था? 20,000, वाह, 20,000 रुपए या 20,000 का था। परचेजेस जो है, परचेजेस कितने की थी? 50,000 की थी। परचेजेस कितने की थी? 50,000 की थी, प्लस कैरीज इनवर्ड 5,000 रुपए का आपका ये जो भाड़ा लग गया था, डायरेक्ट एक्सपेंस है आपका, ठीक है, और माइनस एट द एंड, एट ईयर एंड आपके पास 10,000 रुपए का स्टॉक बच गया था। इसको काहे को जोड़ रहे हो भाई? इसको आप नहीं जोड़ सकते ना, तो इसको आप घटा दोगे, कितना बच गया, नेक्स्ट ईयर काम आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पर 20 प्लस 50 70, 75 में से 10 गया तो 65,000, ठीक है। तो ये 65,000 क्या आ गया? आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया। अब आपके पास जो है क्या क्या है? अब आपके पास एवरेज इन्वेंट्री भी है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी है। तो अब आप काहे बात की देरी कर रहे हो? यहां पर आप इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट कर दो, ठीक है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ठीक है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, दैट इज 65,000 हमारा आया है, 65,000 डिवाइडेड बाय
ये जो हमारा एवरेज इन्वेंट्री आया था कितना 15,000, ठीक है। अब इसको हमको डिवाइड करना पड़ेगा, 65 से हमको 15 को डिवाइड देना पड़ेगा, 3 0 से 3 0 तो कट ही जाएंगे, 65 डिवाइडेड बाय 15, तो इसका आंसर आ जाएगा 4 बार में 60 फिर 50 फिर पॉइंट लगाया तो फिर 3, 4.3 टाइम्स लिख दो, गलत नहीं जाएगा बेटा, ठीक है, 4.3 टाइम्स। ओके, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। जल्दी से पॉज करके फटाफट से करो इसको कॉपी, फिर अपन मिलते हैं कहां पर, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। अच्छा, एक चीज इसमें और बोल रही थी क्वेश्चन में, अभी मैंने देखी, सिग्निफिकेंस ऑफ दिस रेशियो, ठीक है। तो सिग्निफिकेंस ऑफ दिस रेशियो, इस रेशियो का सिग्निफिकेंस मतलब इंपॉर्टेंस क्या है, ये रेशियो हमको बताता है कि हाउ एफिशिएंटली वी आर यूजिंग आवर इन्वेंट्री, ठीक है। सिग्निफिकेंस भी लिखने को बोला था, लिख देंगे, कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस, it tells us that how efficiently we are using our inventory, ठीक है। we are using our inventory, हम किस तरीके से अपनी इन्वेंट्री को अच्छे से यूज कर पा रहे हैं, ठीक है। ये रेशियो ये बताता है। क्लियर है? तो अब इसको फटाफट लिख के, ये रहा क्वेश्चन, एक बार देख लो, ठीक है। ये रहा हमारा क्वेश्चन फाइनल, और इसके बाद ये रहा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ओके, सो यहां पे हमारा ये वाला क्वेश्चन एंड होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे फर्दर वीडियोस से। तब तक पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। ओके।